बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल व्हेन द सिस्टम और पार्टिकल्स आर मूविंग। Or if we consider कि our particles are charges, and when charge move, then we in that case the angular momentum of the particle will be a combination of two terms: a mechanical angular momentum plus the electromagnetic angular momentum. It means it should be noted that conservation of angular momentum of a system in the absence of applied torque holds only if law of action and reaction is valid. जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उस वक्त न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो होल्ड करता है। लेकिन जब पार्टिकल मोशन में हो तो उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन जो है वो होल्ड करे। क्योंकि अगर मूव करते हुए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगाता है तो ज़रूरी नहीं है कि जवाब में जो दूसरा पार्टिकल भी मूव कर रहा है वो भी उतनी ही फोर्स पहले पार्टिकल के ऊपर लगाए। इसलिए पहले पार्टिकल जो दूसरे पे लगाएगा वो फोर्स ज़्यादा हो सकती है, और जो दूसरा पार्टिकल पहले पे जवाबी फोर्स लगाएगा वो कम हो सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टिकल मोशन में हैं। In a system involving moving charges, this law is violated. In such case, it is not the angular momentum which is conserved, but the sum of mechanical and electromagnetic angular momentum of the system which are conserved. क्या सिंपल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, उसकी दो टर्म्स बन जाएंगी, एक मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम होगा और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम होगा। ये दोनों टर्म्स का सम जो है वो फिर कंजर्व होगा जब पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे और न्यूटन थर्ड लॉ होल्ड नहीं करेगा। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं और न्यूटन थर्ड लॉ होल्ड नहीं करता, तो व्हाट विल बी दी behavior of the angular momentum. Consider system of particle and the origin O as the reference point. The angular momentum, गलत स्पेलिंग लिखे गए हैं, momentum TUM of the system is for ith particle it will be Li is equal to Ri cross Pi. Li is equal to Ri cross Pi. Ri is the position vector for the ith particle and Pi is the linear momentum of the ith particle. For whole system इसको हम सम करेंगे तो summation over I, तो इसको हम लिख सकते हैं summation I Li को L1 plus L2 plus L3 plus L4, the sum of the angular momentum of the individual particles of the system, जिसको हम total angular momentum L के equal लिख सकते हैं। तो यानी L is equal to summation I Ri cross Pi. Let R be the radius vector from origin O to the center of mass, and Ri dash is the radius vector from center of mass to the ith particle. जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम। इसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है। ये ith पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर आई है। और इस ith पार्टिकल के यानी अब दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आर आई और एक दूसरा ये है जो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास
जब उसका दूसरा पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, तो इसकी दो पोजीशंस बनती हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दूसरी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आर आई डैश वो पोजीशन वेक्टर है जिसका तल्लक सेंटर ऑफ मास के साथ है। और यहाँ से अगर आप देखें कि अगर हम आर आई डैश की है सेंटर ऑफ मास से ith पार्टिकल की तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो दिस अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, this r vector plus this ri dash vector in r vector plus ri dash vector must be equal to ri vector. यानी ri vector is equal to ri dash plus r, कि कैपिटल R में ri dash vector ऐड करें तो वो ri vector के इक्वल आता है यूजिंग हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें इस इक्वेशन का, तो ये dri/dt इज इक्वल टू dri-/dt प्लस d कैपिटल R/dt, और ये dr/dt वेलोसिटी का शो करता है, तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल with respect to origin, and dri-/dt is the velocity of the ith particle with respect to center of mass, and dr/dt is the velocity of the center of mass. Vi is the velocity of the particle with respect to origin, and vi dash is the velocity with respect to center of mass, and vcm is the velocity of the center of mass with respect to the origin. Now substituting equation 15 and 16 into equation number, यानी ri क्रॉस pi था, pi को हम लिख सकते हैं mi/vi, यानी ये एंगुलर मोमेंटम है, ri क्रॉस pi की जगह है mi/vi, और इस ri को हम इस ri डैश प्लस r से रिप्लेस करेंगे, और जो vi टर्म है इसकी जगह हम vi डैश प्लस vcm लिखेंगे, तो इसकी जगह ये आ गया फिर ri डैश प्लस r इक्वेशन नंबर 15 से क्रॉस mi, और vi की जगह इक्वेशन 16 से आ गया vi डैश प्लस vcm। इनको अब हम एक्सपैंड कर देंगे, पहले ri डैश के साथ इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो ri डैश क्रॉस mi/vi डैश, फिर इस ri डैश का vcm के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया mi ri डैश क्रॉस vcm। अब इस सेकंड टर्म r के साथ पहले इसका डेरिवेटिव, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसके साथ, तो r क्रॉस mi/vi डैश, फिर प्लस r क्रॉस mi/vcm। टर्म्स को समेशन अलग-अलग ले लें, पहले इज इक्वल टू समेशन i r क्रॉस mi/vcm, ये जो लास्ट वाली टर्म है ये हमने लिख ली, प्लस समेशन i ri डैश क्रॉस mi/vi डैश, ये टर्म आ गई, प्लस समेशन mi ri डैश क्रॉस vcm, ये वाली टर्म आ गई, प्लस r क्रॉस समेशन i mi/vi डैश, तो ये था vi डैश, इसको हमने लिख दिया टाइम डेरिवेटिव ऑफ ri डैश, इस vi डैश की जगह टाइम डेरिवेटिव ऑफ ri डैश, क्योंकि mi टाइम इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मास के ऊपर, और समेशन भी के ऊपर भी डेरिवेटिव का इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये हम dri डैश को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन i mi ri डैश, टाइम डेरिवेटिव ऑफ समेशन i mi ri डैश। अब यहाँ पे भी ये टर्म है समेशन i mi ri डैश, और यहाँ पे भी टर्म है समेशन i mi ri डैश, जो यहाँ से आई है समेशन लेने से। अब इस टर्म को हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, वेयर समेशन i mi defines the sum of the product of mass mi and its radius vector whose origin is center of mass and is therefore a null vector। इसको हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 15, ये वाली जो इक्वेशन है कि समेशन i, इसको अगर हम मास mi से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा mi ri इज इक्वल टू mi ri डैश प्लस mi r, और फिर इसका समेशन ले लें,
तो ये फिर बनेगा समेशन आई एम आई आर आई इज इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई डैश प्लस समेशन आई एम आई आर। यानी इस क्वेश्चन नंबर 15 को हमने एम आई से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर समेशन ओवर आई जो है वो ले लिया, तो हमारे पास ये वाली टर्म बन रही है। उसमें से फिर आर आई डैश वाली टर्म्स को हमने एक साइड पे कर लिया, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे किया। हमारे पास ये चीज समेशन आई एम आई आर आई माइनस समेशन आई एम आई आर ये आ गया। बाय डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अभी हमने पहले भी ये किया था, तो इट इज आर इज इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई ओवर एम। एम से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये समेशन आई एम आई आर आई इज इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल आर, कैपिटल एम कैपिटल आर, या जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं समेशन आई एम आई इंटू आर। इट मीन्स कि ये वाली जो टर्म है समेशन आई एम आई आर, इसको हम समेशन आई एम आई आर की को लिख सकते हैं, या इस टर्म को हम इधर शिफ्ट करें तो समेशन आई एम आई आर आई इज इक्वल टू समेशन आई एम आई आर, दिस विल बिकम जीरो। इट मीन्स कि ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी, so that summation I m I r I dash is equal to 0। तो फिर ये वाली टर्म जो है, ये टर्म ब्रैकेट में समेशन आई एम आई आर आई डैश ये, और यहाँ ये टर्म ये 0 है इक्वेशन नंबर 17 में। इट मीन्स कि ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी फिर, और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो पहली दो टर्म जो है वो बचेंगी। L इज इक्वल टू, इसमें ये समेशन आई एम आई है, समेशन आई एम आई हमारे पास कैपिटल एम के इक्वल है, तो यहाँ इसकी जगह पे कैपिटल एम आ जाएगा, ये जो टर्म्स एम आई और समेशन आई एम आई, क्योंकि समेशन का तल्लुक सिर्फ इस एम आई टर्म के साथ है, समेशन आई के ऊपर ना आर के साथ आई है ना वी सी एम के साथ आई है, सिर्फ एम आई के साथ आई मौजूद है, इसलिए समेशन आई एम आई को हम कैपिटल एम से रिप्लेस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बिकम राइट साइड की L इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी सी एम, फिर प्लस सेकेंड टर्म समेशन आई आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश, ये वाली टर्म। और एम वी मोमेंटम को शो करता है, तो एम वी सी एम को हम लिख सकते हैं पी सी एम, यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इस तरह से एम आई वी आई डैश को पी आई डैश लिखा जा सकता है, तो आर आई डैश क्रॉस पी आई डैश की जगह हमारे पास एल आई डैश आ गया, इसको हमने आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास लिख दिया। इसमें से आई एल आई डैश, जिसको हम सम करके एल डैश जो इस टोटल सम को शो करेगा, तो एल सी एम प्लस एल डैश angular momentum due to center of mass and plus the angular momentum of the system about the center of mass। यानी ये जो है center of mass की वजह से है angular momentum, जो उसको रोटेट करवा सिस्टम को मूव करवाएगा अबाउट, या रोटेट करवाएगा अबाउट द ओरिजिन, जबकि इसकी वजह से जो सिस्टम रोटेट होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। So equation 18 shows that total angular momentum for a system of particles about origin when whole system is concentrated at center of mass and moving with the center of mass plus the angular momentum of the system of particles about the center of mass. In general, angular momentum depends on the origin O through the vector R. If the center of mass is with respect to origin, the angular momentum will be independent of point of reference. In this case, the first term in equation 18 vanishes and L dash always reduces to angular momentum taken about the center of mass. ये आपने देखा कि हमारे पास दो टर्म्स आई हैं, जिसमें ये पहली टर्म्स LCM जिसको हम कह रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है ये मैकेनिकल टर्म है, और L डैश यानी जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास है, उसकी वजह से हमारे पास
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम जो है वो आएगा। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, दो टर्म्स बन जाती हैं जब पार्टिकल मूव कर रहे हो और न्यूटन थर्ड लॉ होल्ड ना कर रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम की दो टर्म्स में डिवाइड हो जाता है। ये एंगुलर मोमेंटम के अंदर दो कंट्रीब्यूशंस आती हैं, एक कंट्रीब्यूशन मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, अगर हम चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं। Energy equation. Let us consider the energy equation. In the case of single particle, we calculated the work done by all forces in moving system from an initial configuration 1 to final configuration 2. W12 is equal to 1 to 2 F phi dot dsi, और अब इसमें हम क्योंकि पार्टिकल ज्यादा हैं तो समेशन ओवर आई, इसमें अब आई जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ है, जितने पार्टिकल्स होंगे ये उतनी टर्म्स, इंटीग्रल 1 to 2 F phi dsi डॉट dsi, इसमें से समेशन 1 to 2 F phi एक्सटर्नल हमने पुट कर दिया, यानी जो एफ आई था ये एफ आई, इसको हमने दो टर्म्स बना दिए, एफ आई एक्सटर्नल ये वाली टर्म और एक पे समेशन जे एफ जे आई, दो फोर्सेस, एक एफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ये वाली टर्म एफ आई ई और म्यूचुअल फोर्सेस एफ जे आई एंड समेशन जे इज नॉट इक्वल टू आई एफ जे आई। ये वाली टर्म जब हम इसमें पुट करेंगे एफ आई की जगह पे, तो ये एफ आई एक्सटर्नल डॉट डी एस आई प्लस समेशन आई समेशन जे इंटीग्रल 1 to 2 एफ जे आई डॉट डी एस आई। ये जो पीछे हमने कहा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल जो है इसमें दो कंट्रीब्यूशंस हैं, एक एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है और एक बाकी जो पार्टिकल्स उसके इर्द गिर्द हैं उनकी वजह से जो फोर्स लग रही है एफ जे आई, हमने उसे कहा था एक, उसी की वजह से हमारे पास ये जो सिंगल टर्म है ये दो टर्म में कन्वर्ट होगी, एक अलग एक्सटर्नल फोर्स के साथ, यानी एक्सटर्नल वर्क डन बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, और फिर ये टर्म है कि वर्क डन बाय द इंटरनली अप्लाइड फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन, सेकंड टर्म जो है। तो अगेन ये जो समेशन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे एफ जे आई को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं एफ जे आई प्लस एफ आई जे, और अगर न्यूटन थर्ड लॉ होल्ड करता है तो दिस विल बी इक्वल टू 0, एफ जे आई इज इक्वल टू माइनस एफ आई जे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The force of action reaction has the same magnitude but lies in the opposite direction, so their total vector sum will be equal to 0. इस तरह से एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स को हम लिख सकते हैं समेशन आई एफ आई total force acting on the system, so that our this equation will become a second term इसमें 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 काट देंगे, सिर्फ पहली टर्म बचेगी। Work done from point 1 to 2 is equal to summation I integral from point 1 to point 2 F I dot DSI, यानी ये जो था इसकी जगह हमने ये summation I F I पुट कर दिया, और इसको F I को हमने M I टाइम डेरिवेटिव ऑफ फोर्स इज dpi by टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dpi by dt, और pi जो है वो इक्वल टू mi vi, so this is actually dpi by dt, जिसमें pi mi vi की इक्वल है, और फिर ये dsi जो है वो अगर हम डेरिवेटिव वेलोसिटी की डेरिवेटिव vi इज इक्वल टू dsi by dt, तो वहां से हमारे पास आएगा vi dt, vi is equal to dsi divided by dt, dsi by dt is equal to vi, तो जो डिवाइडेड वाला था वो इधर vi के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो dsi is equal to vi dt। इसको फिर हमने पहले भी प्रूव किया था, ये पीछे पहले पार्टिकल में भी था, जब सिंगल पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे थे, तो इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं I 1 to 2 dvi by dt डॉट vi, ये m जो है वो इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव से भी बाहर निकाल दिया, ये dvi by dt डॉट vi
इसको फर्दर फिर हम लिख सकते हैं कि 1/2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ वी आई डॉट वी आई, तो ये जो है डी वी आई बाई डी टी डॉट वी आई, इसको लिखा जा सकता है टाइम 1/2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ वी आई डॉट वी आई, या वी आई डॉट वी आई, तो इट विल बिकम वी आई का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वी आई, स्केलर क्वांटिटी। तो ये फिर बन गया 1/2 को भी बाहर निकाल दिया, तो समेशन आई एम आई बाई 2 1/2 डी बी आई स्क्वायर। अब डी और इंटीग्रल कैंसिल हो जाते हैं, समेशन आई एम आई बाई 2 वी आई स्क्वायर 1 to 2, अपर लिमिट पुट की तो समेशन आई एम हाफ एम आई वी आई 2 का स्क्वायर, यानी ये वी आई स्क्वायर एट पॉइंट 2 माइनस समेशन आई 1/2 एम आई वी आई का स्क्वायर एट पॉइंट 1, यानी वी आई 1 square, the velocity of the ith particle at point 1, it is vi1 square, और velocity of the ith particle at point 2 और इसका स्क्वायर तो vi2 square। तो फिर फर्स्ट टर्म जो है हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर किनेटिक एनर्जी, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द किनेटिक एनर्जी ऑफ द ith पार्टिकल एट पॉइंट 2, ये 1/2 एम आई वी आई 1 का स्क्वायर, इस टर्म को हम कह सकते हैं किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आई एट पॉइंट 1। और ये फिर समेशन आई उसके सम को शो कर रहा है, इट इज द टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट 2, और दिस इज द टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट 1। तो दिस इज W12 is equal to T2 minus T1, इसमें T2 जो है is the total kinetic energy of the particles at point 2, और T1 represent करता है total energy of the particles at point 1. This equation tells us that the work done on the system goes into increasing its kinetic energy as we expect. Since kinetic energy T is equal to summation ITI, यानी sum of kinetic energy of all the individual particles in T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus so on. So this TI is T1 plus T2 plus T3. TI को की जगह हमने लिख दिया हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, और हाफ एम आई वी आई स्क्वायर को लिखा जा सकता है वी आई डॉट वी आई वेक्टर फॉर्म में। अब फिर पीछे जो हमने इक्वेशंस बनाई थी, ये वाली जो इक्वेशन थी कि वी आई इज इक्वल टू वी आई डैश प्लस वी सी एम, वी आई इज इक्वल टू वी आई डैश प्लस वी सी एम, ये इक्वेशन हम यहाँ यूज करेंगे। इस वी आई की जगह वी आई डैश प्लस वी सी एम, और इस सेकंड वी आई की जगह वी आई डैश वी सी एम प्लस वी आई डैश, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लें इनका, ये फर्स्ट टर्म ये टर्म वैसी की वैसी है, बस वी सी एम को वी सी एम के साथ डॉट लिया तो वी डॉट वी वी स्क्वायर, तो वी सी एम का स्क्वायर बन गया। और इस तरह से फिर जब इसका आई डैश वाली टर्म का आई डैश वाली टर्म के साथ डॉट, यानी वी आई डैश डॉट वी आई डैश, तो दिस विल बी वी आई डैश का स्क्वायर। इस तरह से वी सी एम को इस वी आई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा, वी आई डैश को वी सी एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इट मीन ये दोनों टर्म सेम है, तो जस्ट हम इसको डबल कर देंगे, 2 टाइम वी सी एम डॉट डी आर आई डैश बाई डी टी, इसको लिख दिया। ये इसको एक्सपेंड कर दिया तो हाफ एम समेशन आई एम आई वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ समेशन आई एम आई वी आई डैश का स्क्वायर, फिर हाफ समेशन आई एम आई 2 वी सी एम डॉट डी आर आई डैश बाई डी टी। इसमें अब ये समेशन आई एम आई, यहाँ चूंकि समेशन जो है वो सिर्फ इस टर्म एम आई के ऊपर है, तो समेशन आई एम आई जो है वो कैपिटल एम इन टोटल मास को शो करती है, इक्वल टू एम, और फिर ये वाली टर्म है समेशन आई एम आई वी आई डैश का स्क्वायर,
और इसमें ये जो dri/dt वाली टर्म है, इसको dr/dt को हमने बाहर निकाल लिया। ये 2 VCM डॉट, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास समेशन i mi ri डैश, तो ये 2 भी खत्म हो जाएगा, ये 2 इस 1/2 के साथ खत्म हो जाएगा, ये यहाँ गलती से लिखा गया है, ये 2 खत्म हो जाएगा। तो VCM डॉट टाइम डेरिवेटिव ऑफ समेशन i mi ri डैश, और पीछे हमने भी ये प्रूव किया था कि ये जो टर्म है समेशन i mi ri डैश, ये 0 के इक्वल है। ये हमने पीछे प्रूव किया था, ये टर्म जो है वो 0 के इक्वल है। पीछे आप देख सकते हैं इसको, हमने इसको प्रूव किया है। पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हमने इसको प्रूव किया था कि ये टर्म 0 के इक्वल है। ये देखिए, एक समेशन i mi ri डैश दिस इज इक्वल टू 0, ये जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें हमने ये प्रूव किया है कि ये समेशन i mi ri डैश इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास जो ये लास्ट टर्म है ये 0 हो जाएगी, तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स बचेंगी। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये हाफ समेशन i mi VCM का स्क्वायर प्लस हाफ समेशन i mi vi डैश का स्क्वायर, और ये इसकी जगह हम कैपिटल M लिखेंगे, और इस तो ये हमारे पास ये बन जाएगा TCM, इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर को VCM का स्क्वायर, और हाफ mi vi डैश का स्क्वायर को हम ti डैश, और फिर टोटल सम जो है वो t डैश। यहाँ भी किनेटिक एनर्जी भी अब 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। किनेटिक एनर्जी ड्यू टू सेंटर ऑफ मास व्हेन पार्टिकल मूव्स अबाउट origin, और t डैश इज द kinetic energy of the system about the center of mass, कि जब सिस्टम मूव करता है ओरिजिन की वजह से तो टर्म है TCM, और जब सिस्टम मूव करेगा सेंटर ऑफ मास की वजह से, यानी अगर सिस्टम की मोशन इस पॉइंट की वजह से है तो टर्म है TCM, और अगर सिस्टम की मोशन इस पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वजह से है तो टर्म है T डैश। तो किनेटिक एनर्जी के जैसे एंगुलर मोमेंटम के 2 पार्ट बने थे, LCM प्लस L डैश, द सेम वे किनेटिक एनर्जी भी 2 पार्ट TCM प्लस T डैश इसके बन जाते हैं। Thus, like angular momentum, the kinetic energy also consists of 2 parts. Kinetic energy obtained if all masses were concentrated at the center of mass plus kinetic energy due to motion of the center of mass. And that's all for the